ये है रामलाल। वैसे तो रामलाल बहुत होशियार था, लेकिन था बहुत आलसी। एक नंबर का कामचोर था। जब भी कोई काम करना होता था तो वो घर से बाहर तो निकलता था, लेकिन घर के बाहर जाकर उसे जहाँ कहीं भी जगह मिलती वहीं पर सो जाता था और शाम को बिना काम किए खाली हाथ ही घर वापस आ जाता था। किसी दिन अगर कुछ कमा भी लेता था तो जब तक घर में सारा राशन खत्म नहीं हो जाता वो दूसरा कोई काम ही नहीं करता था। उसका आलस देखकर उसकी पत्नी और बच्चे बहुत परेशान थे। अरे उठिए भी, कम से कम आज तो जाकर कुछ कमा के लाइए। सुबह से बस चारपाई तोड़े जा रहे हैं। अरे अब तो घर का सारा राशन भी खत्म हो गया है। अभी के अभी जंगल जाइए और वहाँ से लकड़ियाँ लेकर बाजार में बेच कर आइए। चलिए उठिए। बेचारा रामलाल, आज फिर से उसे काम करने के लिए जाना ही पड़ा। रामलाल जंगल में पहुंचकर सूखी लकड़ियाँ ढूंढते हुए एक आम के पेड़ के पास पहुंचता है। वाह वाह वाह, कितनी छाया इस पेड़ के नीचे। यहाँ सोने में तो और भी आनंद आएगा। और वैसे भी लकड़ियाँ बिनने के लिए तो अभी पूरा दिन पड़ा है। इतना दूर चलकर आया हूँ, थोड़ा सो लेता हूँ। रामलाल वहीं आम के पेड़ के नीचे लेट गया। देखते ही देखते शाम होने को आ गई। तब उसी रास्ते से एक महात्मा जा रहे थे। उन्हें बहुत जोर की प्यास लगी थी। महात्मा ने बहुत ढूंढा, लेकिन उन्हें आसपास पानी नजर नहीं आया। आगे चलने पर उन्होंने पेड़ के नीचे सो रहे रामलाल को देखा। रामलाल के मुंह पर मक्खियां भिनभिनाई जा रही थी, लेकिन वो भी कहाँ हिलने वाला था। चल कर देखता हूँ, शायद वहाँ उस व्यक्ति के पास पानी मिल जाए। भाई, आप कौन हैं? और इस तरह अकेले यहाँ इस घने जंगल में लेटे क्यों हुए हैं? अब तो थोड़ी देर में अंधेरा भी होने वाला है। रामलाल इतना आलसी था कि महात्मा को देखकर भी वो लेटा ही रहा और कहने लगा, महात्मा जी प्रणाम। महात्मा जी, आप अपना काम बताइए और यहाँ से चलते बनिए। हमें आराम करने दीजिए। बड़ा ही विचित्र है ये आदमी। भाई, हमें क्षमा करिएगा, लेकिन हमें बहुत जोर से प्यास लगी है। आपको देखा तो सोचा कि पानी के लिए आपसे पूछ लूं। अगर पानी मिल जाता तो आपका हम पर बहुत बड़ा उपकार होगा। उपकार परोपकार कुछ नहीं, आप बस हमारे ऊपर से उड़ रही मक्खियाँ भगा दीजिए और वहाँ थैली में पानी है, पी लीजिए और हमें आराम करने दीजिए। परेशान मत कीजिए। बड़ा आलसी आदमी है, अपने ऊपर भिनभिना रही मक्खियों को भी नहीं भगा रहा है। खैर, मुझे उससे क्या। महात्मा ने रामलाल के ऊपर उड़ रही मक्खियों को भगा दिया और पानी पीकर प्यास बुझाई। भाई, तुमने मेरी प्यास बुझाकर मेरी जान बचाई है। अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो मांग लो, हम तुम्हें दे देंगे। महाराज, अगर आपने पानी पी लिया हो तो अब कृपा करके यहाँ से जाइए, हमें आराम करने दीजिए। इतना कहकर रामलाल फिर वहीं लेट गया। महात्मा जी को रामलाल की बातें बहुत अजीब लगी और वो वहाँ से चले गए। जब शाम हो गई तो रामलाल उठा और उठकर कुछ लकड़ियाँ इकट्ठा करने लगा। इकट्ठा की हुई लकड़ियों को उसने बाजार में ले जाकर बेचा और जो पैसे मिले उससे घर के लिए कुछ राशन पानी ले लिया। उसका लाया हुआ राशन पानी 2-4 दिन ही चल सका और फिर से पत्नी ने जब डांट कर घर से बाहर निकाला तो उसे काम के लिए उसी जंगल में जाना पड़ा। रामलाल आज भी उसी आम के पेड़ के नीचे लेटकर आराम करने लगा और संयोग भी ऐसा था कि वही महात्मा उसी रास्ते से बाजार जा रहे थे। उन्होंने देखा कि वो आदमी फिर वहीं लेटा है और उसका मुंह एक कुत्ता चाट रहा है। बेटा, तुम्हारा मुंह एक कुत्ता चाट रहा है और वहाँ देखो, तुम्हारे पास एक सुंदर सा आम गिरा है, तुम उसे ले लो। अरे महाराज, आप फिर आ गए। अगर आपको आम चाहिए तो आप जाइए ले लीजिए। कुत्ता चाट रहा है तो चाटने दीजिए ना, और अब हमें थोड़ा आराम करने दीजिए। आखिर कैसा इंसान है ये? अरे बेटा सुनो, अगर तुम उठो तो मैं तुम्हें एक ऐसी चीज दूंगा जिससे तुम्हें जिंदगी भर कोई काम नहीं करना पड़ेगा। महात्मा की ऐसी बात सुनकर रामलाल तुरंत उठ खड़ा हुआ और हाथ जोड़कर बोला, क्या सच में ऐसा हो सकता है महाराज? रामलाल की बातें सुनकर महात्मा जी मन ही मन मुस्कुराए और अपने हाथों में से एक अंगूठी निकालकर रामलाल को देते हुए कहा, ये लो बेटा,
ये अंगूठी हमें एक राजा ने दी थी। ये बहुत ही कीमती अंगूठी है। तुम इसे बेचकर जीवन भर अपना और अपने परिवार का सारा खर्च चला सकते हो। इतना कहकर महात्मा ने अंगूठी रामलाल को दे दी और वहाँ से चले गए। अंगूठी मिलने के बाद रामलाल खुशी के मारे पागल हो रहा था। रामलाल ने अंगूठी को गमछे में बांधकर उस गमछे को अपने गले में लटका लिया। उसने जल्दी से कुछ लकड़ियाँ इकट्ठा की और लकड़ियाँ लेने के बाद घर की ओर चल पड़ा। कुछ दूर चलने के बाद रास्ते में उसे बहुत जोरों की प्यास लगने लगी। उसने एक जगह रुककर अपना थैला टटोला, मगर उसमें भी पानी खत्म हो गया था। अरे ये क्या, इसमें तो पानी ही नहीं है। अब क्या करूं? नदी के किनारे चलता हूँ। अपना लकड़ी का गट्ठर रखकर रामलाल नदी के किनारे पानी पीने चला गया। पानी पीने के लिए रामलाल जैसे ही नदी की तरफ झुकता है, वैसे ही उसके गले से लटक रहा गमछा नदी में गिर जाता है। इससे पहले कि गमछा नदी में बहता, उसने जल्दी से अपना गमछा पकड़कर नदी से बाहर निकाल लिया और अंगूठी देखने लगा। लेकिन गमछे में अंगूठी नहीं थी, वो अंगूठी नदी में गिर गई थी। बहुत खोजने के बाद भी जब उसे वो अंगूठी नहीं मिली, तो वो वापस अपनी लकड़ी के गट्ठर के पास आया और उसे उठाकर घर की ओर चल दिया। अंगूठी गई तो गई, जो मेरा था ही नहीं उसके बारे में क्या सोचना। कुछ महीनों बाद एक दिन जब रामलाल उसी जंगल में लकड़ियाँ इकट्ठा कर रहा होता है, तो उसे फिर से वही महात्मा मिलते हैं। अरे बेटा, तुम फिर से लकड़ियाँ बीन रहे हो? मैंने तो तुम्हें इतनी कीमती अंगूठी दी थी, उसका क्या किया तुमने? महाराज, जब मेरी किस्मत में ही ये लिखा है, तो आपकी अंगूठी देने न देने से मेरा भाग्य थोड़ी बदल जाएगा। वो अंगूठी तो नदी में गिर गई। रामलाल ने अपनी आप बीती महात्मा को बता दी। देखो बेटा, बात तो तुम बिल्कुल सही कह रहे हो कि जो हमारे भाग्य में है वही हमें मिलेगा, मगर ये भी सही है कि बिना कर्म किए किसी को कुछ भी नहीं मिलता है। ये लो दूसरी अंगूठी, इससे अपना खर्च चला लेना। नहीं महाराज, मेरे पास जो कुछ भी है मैं उसी से संतुष्ट हूँ। अगर ऐसा ही है तो ठीक है, लेकिन एक बात याद रखना, जो जितना ज्यादा मेहनत करता है उसे उतना ही मीठा फल मिलता है। अपना आलस्यपन छोड़ो और मेहनती बनो। इतना कहकर महात्मा वहाँ से चले गए। महात्मा के जाने के बाद रामलाल ने भी अपना लकड़ी का गट्ठर उठाया और बाजार चला गया। उसे महात्मा की कही हुई बात याद थी। अब उसने ठान लिया था कि अब वो अपना आलसपन छोड़कर खूब मेहनत करेगा। रामलाल ने अपना लकड़ियों का गट्ठर बाजार में बेचा और बाजार से एक मछली खरीदकर घर ले जाने लगा। घर ले जाकर मछली पत्नी को दे दी। जब उसकी पत्नी ने मछली बनाने के लिए मछली को काटा, तो मछली के पेट में से एक अंगूठी निकली। वो तुरंत अंगूठी लेकर रामलाल को दिखाने के लिए गई। ये देखिए, उस मछली के अंदर से एक अंगूठी निकली है। रामलाल उस अंगूठी को देखते ही पहचान गया और उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई और अब वो मेहनत की कमाई खाना चाहता था। दूसरे ही दिन रामलाल उस अंगूठी को लेकर बाजार में गया। अंगूठी बेचकर उसे जो पैसे मिले, उससे रामलाल ने कुछ औजार खरीदे और घर पर ही लकड़ी का दरवाजा और खिड़कियां बनाने का काम करने लगा। अब तक जो रामलाल बेकार बैठा था, वो अब अपना आलसपन छोड़कर मेहनती बन चुका था। साल 2 साल में ही रामलाल ने लकड़ी का एक छोटा सा कारखाना खोला और गांव के बेरोजगार लोगों से काम करने की अपील की। उसके कहने पर कुछ लोग उसके साथ काम करने लगे और रामलाल ने देखते ही देखते अपना कारोबार बढ़ा लिया। उस गांव के ढेर सारे लोग उस कारखाने में काम करने लगे और सभी को गांव में ही अच्छा खासा रोजगार मिलने लगा। गोविंद बहुत आलसी है। उसके पास 3 बीघा जमीन है, फिर भी वो खेती नहीं करता। उसे कोई काम अच्छा लगता ही नहीं। इसी आलसीपन की वजह से उसकी बीवी को भी ये पसंद नहीं था। उसकी बीवी गुस्सा होकर बोली, अभी भी पड़े पड़े सो रहे हो? पता नहीं कौन से मिट्टी से बने हुए हो तुम। समझ में नहीं आता ये इंसान सोता कैसा इतनी देर। क्या करूं भाग्यवान,
मुझे बस नींद ही आती रहती है। मैं कह रही हूँ कि हर किसान बाहर जाके 2 पैसे कमाता है तो रोटी आती है, और तुम क्या कर रहे हो? और मेरा नसीब देखो, देखो मेरे सामने उबासी ले रहे हो। उबासी लेना बंद करो। समझ में नहीं आ रहा मैं क्या कह रही हूँ? अभी के अभी बाहर जाओ और जितनी जमीन है सब जोत के आओ, समझ गए? और अगर पूरा काम नहीं कर पाए तो गलती से भी घर पे लौट के मत आना, समझे तुम? बाहर जो आंगन है ना, वहाँ पे पड़े पड़े सोते रहना तुम। बाप रे बाप, 3 बीघा जमीन को मुझे जोतना है और यही सोचकर मुझे नींद आ रही है। हल चलाऊंगा तो मैं बीज नहीं बो पाऊंगा। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। चलो सो ही जाता हूँ और उसके बाद ही कुछ करूँगा। सारा का सारा जमीन आज के आज ही जोत के आओगे, समझे तुम? और अगर नहीं किया तो गलती से भी घर पे लौट के मत आना। अरे बाप रे, अगर आज काम नहीं किया तो बीवी घर में घुसने नहीं देगी। अरे अरे अरे, अब मैं सो नहीं सकता, अब मुझे काम करना ही होगा। बाप रे, धूप इतनी तेज है, मेरे तो पसीने ही छूट रहे हैं। अब थोड़ा पानी पीना ही पड़ेगा। पानी पीकर फिर काम शुरू करता हूँ। ओ गोविंद, ओ गोविंद, बेटा बेटा मुझे बहुत प्यास लगी है, जरा पीने के लिए पानी दोगे? अच्छा पानी पियोगे? हाँ ये लीजिए, ये लीजिए, ये लीजिए, पीजिए ना, पानी पीजिए। गोविंद, मुझे ना बहुत भूख भी लगी है। अब मैं खाना कहाँ से लाऊं माता जी? मेरे पास तो कुछ खाने के लिए भी नहीं है। अच्छा, मतलब तुमने भी कुछ नहीं खाया बेटा? नहीं माता जी, मैंने भी कुछ नहीं खाया। मेरी बीवी ने आज मुझे खाना दिया ही नहीं। ऐसा क्यों बेटा? मैं बहुत ही आलसी हूँ, मुझे तो बस नींद ही आती रहती है। मुझे खेती बाड़ी करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता माँ। अब मैं क्या करूँ बताइए ना। ठीक है, तो फिर तुम कोई दूसरा काम करो। क्या करूँ? मुझे कुछ भी काम करना अच्छा नहीं लगता है। आज मैंने बहुत ही कम काम किया है और मुझे कब से आलस और नींद ही आई जा रहा है। कब शाम हो गई मुझे पता ही नहीं चला। तुम्हारी तकलीफ मैं समझ रही हूँ। तुम्हारी सारी तकलीफें दूर हो सकती है बेटा, अगर तुम मेरी बात मानोगे तो। कौन सी बात माँ? सुनो, एक काम करो, आज थोड़ी तकलीफ उठा के सारी की सारी जमीन जोत दे दो और धान उगा, और जो धान उगेगा हर बीघा के 1 धान में 1 सोना तो उगेगा, और तुझे ऐसे 3 धान मिलेगा, और जो होगा पक्का सोना। और अगले बार जब तू फिर से खेतीबाड़ी करेगा तो तुझे 3 की जगह 6 सोने का धान मिलेगा, और वैसे ही तेरे सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे। एक दिन देखना तेरी सारी गरीबी दूर हो जाएगी, सब धान तेरा सोना हो जाएगा और तुझे कोई तकलीफ नहीं रहेगी। फिर तो कोई भी मुझे नींद से जगाएगा ही नहीं। कितना मजा आएगा, जब मन करे सो जाऊंगा। हाँ सही कहा, जब मन हो तब तू सो सकता है। अब जाकर काम कर। अच्छा माँ, अब मैं घर जाके आपके बारे में अपनी बीवी को जरूर बताऊंगा, सारी बातें बता दूंगा, ठीक है ना? तुम सच बोल रहे हो? सच बोल रहा हूँ, एकदम सच बोल रहा हूँ। तुम सो कर सपना तो नहीं देख रहे हो ना? हाँ सो तो मैं गया था, लेकिन बाकी सब चीजें मैंने अपनी आँखों से देखी है। तब बिल्कुल नहीं सोया था मैं। तो फिर लौट कर क्यों आए? जाओ और जाकर जमीन जोत कर आओ, आज ही सारे काम खत्म करो। अब तो शाम हो गई है, भला इतनी बड़ी जमीन में एक ही दिन में कैसे जोत पाऊंगा? सब संभव है, अगर धान में सोना मिल सकता है तो ये भी संभव है, समझे तुम? और अगर पूरी शाम कम पड़ जाए तो रात को भी तुम करना, रात को भी काम करते रहना, लेकिन घर मत आना, समझे तुम? ऊपर वाले का आशीर्वाद मिला है और तुम ऐसे वक्त जाया कर रहे हो। आज रात को ही जमीन जोत कर हम लोगों को बीज डालना पड़ेगा, समझे तुम? सब काम आज ही होना चाहिए।
दिखाई नहीं दे रहा क्या तुम्हें कुछ? जल्दी उठो और जाओ। पर अभी तक तो सूरज भी नहीं निकला, अभी तो अंधेरा ही है। सुबह से खेती के लिए जाओगे या नहीं? धान में पानी डालना होगा, अगर कोई गंदगी होगी तो उसे साफ करनी होगी। अच्छा धान नहीं उगेगा तो सोना कहाँ से मिलेगा बताओ तुम? मैं खेत में आकर तुम्हें तुम्हारा खाना भी दे दूंगी। आज हम दोनों वहाँ बाहर ही रहेंगे, पहरा भी देंगे। पहरा क्यों देना होगा? वहाँ पर तो सबके खेत हैं। सबके धान में सोना थोड़ी ना है तुम्हारे धान जैसा। और अगर एक भी धान खराब हो गया तो क्या करेंगे हम? और जो धान खराब हो गया अगर उसमें सोना रहा तो क्या करेंगे हम लोग? कितना अच्छा लग रहा है बताओ। हाँ भाग्यवान, देखो कितना चमक रहे हैं, बिल्कुल सोने जैसा चमक रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि हमारे सोने की खेती हुई है। अब इतने सारे धान में से सोने का धान कौन सा है कैसे पता चलेगा? बताओ जरा बताओ। चुप करो, कोई सुन लेगा तो? अगर किसी ने सुन लिया तो वो भी आकर सोना मांगेगा हमसे, और हम काटने से पहले कोई और काट कर ही ले जाएगा हमारा सोना। अभी देखना शुरू करता हूँ कि कौन से धान में सोना है और कौन से में नहीं। तुम्हारे जैसा दिमाग है, वैसे अगर हम सोना ढूंढने जाएंगे तो लोगों को पता नहीं चलेगा क्या? उससे अच्छा तुम सारे धान काट लो और सारा धान घर ले जाओ, फिर सोना ढूंढेंगे। तुमने तो काफी अच्छी फसल उगाई है, सोने की फसल उगी है। वाह वाह वाह, लक्ष्मी प्रसन्न है तुम पर। गोविंद, तुम्हें तो पता ही होगा कि अच्छी फसल हो तो मैं पैसों के बारे में हिचकिचाता नहीं हूँ। तुम्हारे धान के बदले मैं अच्छा मूल्य दूंगा। अब मैं अगली फसल के लिए अभी से पैसे दे रहा हूँ। अगली बार जो धान उगेगा वो मुझे ही चाहिए और किसी को मत देना, ठीक है? याद रखना ये बात। धान की फसल अच्छी होगी तो सारी फसल मैं ही लूंगा और उसके बदले में काफी अच्छे पैसे दूंगा, क्या समझे? हाँ वैसा ही होगा, है ना भाग्यवान? हाँ सही। बाप रे, ये तो बहुत सारा पैसा है। हाँ मैं भी वही देख रहा हूँ, लेकिन हमें सोना तो मिला ही नहीं। 3 सोने का धान बेच के हमें थोड़ी ना इतना पैसा मिल जाता। ना वो तो नहीं मिलता था, लेकिन इन पैसों से हमारी जिंदगी अच्छी तरह से बीत जाएगी और हमारा घर खर्च भी अच्छे से चलेगा। क्या बोलती हो भाग्यवान, मैंने सही बोला ना? सही बोला। यही हमारी सोने की फसल है। हम दोनों ही बेवकूफ हैं। हम दोनों लक्ष्मी की असली बात तो समझ ही नहीं पाए। जो वो असली में बताना चाहती थी वही नहीं समझे। हम सच में बेवकूफ हैं। असल में धान मतलब ही तो सोना है, ऐसा मतलब ही लक्ष्मी। अरे वाह भाग्यवान, क्या दिमाग पाया है तुमने। हाँ। तो फिर तो अगली बार भी हम ऐसे ही खेती करेंगे और इसी तरह हम अपना सोना उगाएंगे। क्या बोलती हो भाग्यवान?